तो चलिए आज बात करते हैं असम के समागुड़ी की। हम यहाँ के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन इसे सिर्फ राजनीतिक हार जीत के चश्मे से नहीं देखेंगे। नहीं, ये समझने की कोशिश है कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, ताकि शासन बेहतर हो सके। आइए इसे जरा गहराई से समझते हैं। समागुड़ी ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये जमीन की और यहाँ के लोगों की अपनी एक कहानी है। यहाँ की जिंदगी आप कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही बहती है। जैसा नदी का उतार चढ़ाव, वैसा ही यहाँ का जीवन। खेती किसानी ही यहाँ की पहचान है और हर परिवार का भविष्य इसी मिट्टी से जुड़ा है। लेकिन इसी जमीन ने एक बहुत बड़ी त्रासदी भी झेली है। 2024 की वो भयानक बाढ़ 79 जाने चली गईं। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये 79 कहानियां हैं, 79 परिवार हैं, 79 भविष्य थे जो उस पानी में खो गए। ये पर्यावरणीय चुनौतियों की एक बहुत भारी मानवीय कीमत है। और सिर्फ जाने ही नहीं गई, 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। सोचिए, जब आपका खेत, आपका भविष्य सब कुछ पानी के नीचे हो तो गुस्सा और बेचैनी तो होगी ही। और यही गुस्सा, यही बेचैनी आगे चलकर चुनावी मुद्दा बनती है। यहीं से मतदाताओं की शिकायतों की नींव पड़ती है। पानी की लहरों के अलावा एक और लहर है जो यहाँ के नौजवानों को परेशान कर रही है। वो है बेरोजगारी की लहर। पूरे असम ने करीब करीब 10 लाख युवा, मतलब 1 मिलियन बिना काम के हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और इसकी तपिश समागुड़ी के हर घर में महसूस होती है, जहां माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फिक्रमंद हैं। समागुड़ी का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत पेचीदा है और बहुत रंगीन भी। यहाँ की आबादी में करीब 65 से 75% मुस्लिम हैं, लेकिन साथ ही कार्बी, राभा, बोडो जैसे बहुत अहम आदिवासी समुदाय भी हैं और असमिया हिंदू भी। ये सब मिलकर एक नाजुक सा संतुलन बनाते हैं। हर किसी की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी चिंताएं भी हैं। और इसी सामाजिक आर्थिक माहौल में नवंबर 2024 के उपचुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23 साल पुराना गढ़, एक ऐसा किला जो अभेद्य माना जाता था, वो टूट गया। इस एक घटना ने असम की सियासत में हलचल मचा दी। आंकड़े देखिए, कहानी साफ हो जाएगी। उपचुनाव में बीजेपी को मिले 56.94% वोट और कांग्रेस, उन्हें 39.78% पर ही रुकना पड़ा। यह सिर्फ हार जीत का मामूली फर्क नहीं था, ये एक जबरदस्त बदलाव का संकेत था, एक निर्णायक बदलाव। और वोटों का जो फासला था, करीब 24,500, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये जमीन की हकीकत का एक ठोस पैमाना है। तो सवाल उठता है, यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए? हमारे विश्लेषण के हिसाब से जनादेश को वापस पाने के लिए 3 चीजों पर फोकस करना होगा। पहला, जो आपका कोर वोटर है उसे एकजुट करना। दूसरा, जो कहानी सत्ता पक्ष कह रहा है उसका एक मजबूत जवाब देना। और तीसरा, सबसे जरूरी, जमीन पर अपने संगठन को फिर से खड़ा करना। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि यह किला टूटा तो टूटा कैसे। हम यहां किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम की खामियों को देखेंगे जिनकी वजह से यह नतीजा आया। देखिए, रकीबुल हुसैन का 5 बार विधायक रहना और लोगों का उन पर भरोसा, ये यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाती है। एक परिवार केंद्रित सिस्टम बन गया जिससे नए लीडर्स को शायद मौका नहीं मिला। और जब भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये एक दोधारी तलवार साबित हुई। एक और बड़ी वजह थी विपक्ष का बिखरा होना। AIUDF ने उपचुनाव नहीं लड़ा, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इसका नतीजा क्या हुआ? जो पारंपरिक विपक्ष का वोट था वो बंट गया और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। सीधी सी बात है, जब आप बटे हुए होते हैं तो आप अपने विरोधी को तोहफा दे रहे होते हैं। इस चुनाव में विचारों की भी जबरदस्त लड़ाई थी। एक तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और विकास का नैरेटिव था, दूसरी तरफ कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता और सुरक्षा की बात थी। वोटर इन दोनों के बीच में फंस गया था। एक तरफ अशांति का डर, दूसरी तरफ अच्छी जिंदगी की उम्मीद। और यहीं हमें याद रखना चाहिए कि हमारा संविधान हर नागरिक को गरिमा से जीने का हक देता है। हमें अपनी बात जिम्मेदारी से रखने की आजादी देता है ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और सूचित संवाद बना सकें। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, 2024 में जो हुआ वो रातों रात नहीं हुआ।
ये तो उस कहानी का आखिरी पन्ना था जो पिछले 10 साल से लिखी जा रही थी। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 2001 में कांग्रेस 48.9% वोट से जीती। 2011 तक तो सब ठीक था, 57.1% के साथ वो अपने शिखर पर थे। लेकिन 2016 में कहानी बदलनी शुरू हुई। बीजेपी 40.6% वोट लेकर एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आई। 2021 में कांग्रेस ने सीट तो बचा ली, लेकिन बीजेपी भी 39% पर डटी रही। और फिर आया 2024 और किला ढह गया। ये दिखाता है कि जमीन धीरे धीरे खिसक रही थी। अब सवाल यह है कि यह सिर्फ समागुड़ी की कहानी है या पूरे असम में यही हाल है। सच तो यह है कि इस सोर्स में हमारे पास तुलना करने के लिए डेटा नहीं है, इसलिए हम अपना पूरा ध्यान वापस समागुड़ी की जमीनी हकीकत पर ही रखेंगे। तो आखिर यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? 3 मुद्दे सबसे ऊपर हैं। पहला, बेरोजगारी और कमाई का जरिया। दूसरा, बाढ़ से राहत और टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, समाज में बढ़ता सांप्रदायिक तनाव। यही वो चीजें हैं जिनके साथ लोग रोज जीते हैं, और जब वो वोट देने जाते हैं तो यही बातें उनके दिमाग में होती हैं। ठीक है, तो हमने अब तक समस्या को समझा। अब बात करते हैं समाधान की। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए एक 4 स्तंभों वाला ब्लूप्रिंट है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। ये 4 स्तंभ क्या हैं? पहला है चुनावी रणनीति, सही उम्मीदवार, सही वार्ड और खासकर युवाओं पर फोकस। दूसरा है संगठन, पार्टी को बूथ लेवल से, जमीन से दोबारा खड़ा करना। तीसरा है कहानी यानी नैरेटिव, एक ऐसा संदेश देना जो सबको जोड़े, सबका कल्याण, सबके लिए न्याय। और चौथा है संसाधन, चुनाव लड़ने के लिए पैसा और लोग दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन ये सारी चुनावी रणनीति, इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना? नहीं, इसका असली मकसद है जनसेवा करना। चुनाव को आप एक जॉब इंटरव्यू की तरह समझिए, और नौकरी है लोगों के लिए शासन चलाना। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें भारत के डीपीडीपी कानून का भी ध्यान रखना होगा। ये कानून लोगों के निजी डेटा की सुरक्षा और उनकी सहमति की बात करता है। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि किसी की भी जानकारी का गलत इस्तेमाल ना हो। ये एक बहुत गहरी बात है। जनादेश जो है वो जनता से मिली हुई शक्ति की एक अस्थायी उधारी है। ये कोई हमेशा के लिए मिली हुई चीज नहीं है। इसे हर रोज अपने काम से दोबारा कमाना पड़ता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। एक राजनीतिक जनादेश का असली मकसद क्या होना चाहिए? क्या यह सिर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है, या फिर यह लोगों की जिंदगी को सच में बेहतर बनाने की एक जिम्मेदारी है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602.